Hello everyone. In this video, we are going to study about the water resources engineering. And in last week, we have studied about the hydrology. The hydrology part has been covered approximately 50 to 60 to 70%. In this lecture, we are going to study about the precipitation, the type of precipitation, evaporation, and how we calculate the value of evaporation, how will the evaporation can be determined. So first of all, we will study about the precipitation and type of precipitation, right? So हम लोग जो इसके पहले precipitation के बारे में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो precipitation वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि precipitation जो है वो क्या है, fall of moisture, ठीक है, fall of moisture from atmosphere to earth surface, fall of moisture from atmosphere to earth surface. जैसा कि हमने देखा था कि जब भी हमारा सनलाइट किसी भी वाटर बॉडी पे या फिर सॉइल सरफेस पे पड़ता है, तो जैसे ही वो हमारी सनलाइट किसी भी वाटर बॉडी पे पड़ेगा, तो जो हमारा वाटर बॉडी है उसमें जो भी लिक्विड अमाउंट है, वो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन. ठीक है, तो वो जो इवेपोरेट होके वापस से जाता है, वो क्योंकि जब सतह पर वाटर बॉडी पर पड़ता है जब सनलाइट, तो वो क्या हो जाता है, गर्म हवा हो जाती है. और जब गर्म हवा, क्योंकि उनका जो नेचर होता है वो बहुत ही लाइट होता है, तो जिसकी वजह से वो क्या होती है, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है. ठीक, तो इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू वो क्या होगा, वापस से ऊपर उठेगा, और वहां पर जाके ऊपर जब वो पहुंचती है, तो कंपैरेटिवली जब उसको कोई कोल्डर या फिर डेंसर सराउंडिंग मिलता है, तो उसके कांटेक्ट में आते ही वहां पर क्या होता है कि कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है. ठीक है, तो उस कंडेंसेशन से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और क्लाउड के फॉर्मेशन होने के बाद फिर होता क्या है कि प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाता है. प्रेसिपिटेशन का मतलब ये हो कि प्रेसिपिटेशन हमारे कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि लिक्विड प्रेसिपिटेशन हो सकता है या फिर फ्रोजन प्रेसिपिटेशन हो सकता है. लेकिन इंडिया में जो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है वो मैक्सिमम जो है वो लिक्विड प्रेसिपिटेशन होता है, जिसको हम लोग रेनफॉल बोलते हैं. ठीक है, ये जो हमारा मॉइस्चर है वो क्या एटमॉस्फेयर से आता है किस पे, अर्थ सरफेस पे. ठीक, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. ठीक है, फिर हम लोगों ने इसके फॉर्म्स प्रेसिपिटेशन के पढ़ रखे हैं कि जो ड्रिजल हो गया या रेन ड्रॉप्स हो गया या स्लीट के फॉर्म में या हेल्स के फॉर्म में, जैसे स्नोफॉल होता है और ओले पड़ते हैं या फिर बारिश होती है, तो वो सारे के सारे क्या है, प्रेसिपिटेशन का ही एक फॉर्म है. ठीक है, अब हमें देखना है कि कितने टाइप्स होते हैं प्रेसिपिटेशन के. तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. तो हमारे प्रेसिपिटेशन की अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे प्रेसिपिटेशन के 4 टाइप हैं. ठीक है, सबसे पहला है हमारा साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, देन कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, देन ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, orographic precipitation, and last one is precipitation due to turbulent ascent, turbulent ascent. जो हमारा साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है, तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन बेसिकली है क्या. ठीक है, सबसे पहले तो जो 4 टाइप की प्रेसिपिटेशन में सबसे पहला है साइक्लोनिक. तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जैसे ही हमारा जो एयर मास होता है वो एयर मास जब लिफ्ट होगी, ठीक, जैसे कि मान लीजिए क्या होगा, जब हमारा रेनफॉल होगा और रेनफॉल के थ्रू पानी जो है वो किसी वाटर बॉडी में आके इकट्ठा होगी, तो उसके बाद से क्या होता है, जो हमारे इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो होता कैसे, जैसे मान लीजिए जो भी हमारा एयर मास है वो लिफ्ट होके कहाँ पे जाके मिलता है, जो भी हमारा लो प्रेशर एरिया होगा. ठीक है, तो वो जो लो प्रेशर एरिया में जाके कन्वर्ज होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लोनिक. उससे जो हमारी बारिश होगी वो आएगी साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन में. ठीक है, यानी कि एक बार फिर से देख लेते हैं, जो हमारे जो
एयर मास है वो एयर मास लिफ्ट होके कहाँ जाएगा, लो प्रेशर एरिया में, लो प्रेशर एरिया में जाके कन्वर्ज होके वहाँ से जो रेनफॉल होगा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, या फिर उस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन को क्या बोलेंगे, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। तो जो हमारे साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन भी होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा फ्रंटल प्रेसिपिटेशन और दूसरा होता है हमारे पास नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, फ्रंटल एंड नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। तो जो हमारा फ्रंटल प्रेसिपिटेशन है, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे दो तरीके के एयर मासेस होते हैं। सबसे पहला एक एयर मास क्या होता है, वार्म एंड मॉइस्ट, जो थोड़ा गर्म होते हैं और मॉइस्ट होते हैं, और जो दूसरा हमारा एयर मासेस होते हैं वो होता है हमारा कंपैरेटिवली कोल्ड एयर मास। ठीक है, तो ये जो दो तरीके के एयर मास हैं, तो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में क्या होगा कि जो हमारा वार्म एंड मॉइस्ट एयर है, तो सपोज ये एक साइड से, जैसे मान लीजिए कि साउथ से अगर हमारा वार्म एंड मॉइस्ट एयर आ रहा है, यानी कि गर्म हवा आ रही है, और जो जाके ये किसी पोलर रीजन के जहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है वहाँ के किसी रीजन से, या फिर कोई भी ऐसा शुष्क क्षेत्र, ठीक है, तो अगर साउथ से निकलने वाली वार्म एंड मॉइस्ट एयर जो है वो पोलर रीजन के कोल्ड एयर मास से जाके मिल रही है, ठीक है, तो ये जो प्रेसिपिटेशन होगा वो किस टाइप का प्रेसिपिटेशन होगा, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। इस चीज को ध्यान रखना है, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में वार्म एंड मॉइस्ट एयर जो है वो जाके मिलेगी किससे, कोल्ड एयर मास से। ये जब दोनों जाके एक दूसरे से मिलेंगे तो वहां पर किस टाइप का प्रेसिपिटेशन होगा, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। ठीक, अब नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में क्या होगा कि जो हमारा वार्म एंड मॉइस्ट एयर होगा ये स्टेशनरी होगा, ठीक है, इसमें मूवमेंट नहीं होता है, वार्म एंड मॉइस्ट का मूवमेंट नहीं होगा। होगा क्या, जो हमारी कोल्ड एयर मास होती है वो आके वार्म एंड मॉइस्ट एयर से मिलती है। ठीक, तो इसके लिए जो हमारा प्रेसिपिटेशन होगा, इस तरीके के जो प्रेसिपिटेशन जिस भी एरिया में होंगे वहां पर उसको क्या बोलेंगे, नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का सीधा सिंपल तरीका ये है कि वार्म एंड मॉइस्ट ये भी मूवमेंट में होता है और ये भी मूवमेंट में होता है। तो वार्म एंड मॉइस्ट जाके मिलेगा कोल्ड एयर मास से, तो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, और अगर वार्म एंड मॉइस्ट जो है वो स्टेशनरी फॉर्म में है और ये जाके मिलता है हमारे कोल्ड एयर मास से, तो वो जो हमारा प्रेसिपिटेशन होगा वो हो जाएगा हमारा नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये जो है हो गया हमारा साइक्लोनिक। साइक्लोनिक टाइप में सबसे पहले फ्रंटल एंड नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, तो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन कहाँ आता है, जो हमारा कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है इसमें क्या होता है, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन में जो हमारा वार्मर और लाइटर एयर होता है, तो जैसे हम जानते हैं कि जो भी हमारी जो हवा होगी अगर वो गर्म है, तो अगर वो वार्मर है तो वो ऑटोमेटिकली लाइटर इन नेचर होगा। ठीक है, जो गर्म हवाएं हैं वही ऊपर की तरफ उठती हैं, और वो इसीलिए उठती हैं क्योंकि उनका जो वेट होता है वो लाइट इन वेट होता है। ठीक है, तो ये कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन कब होगा, जब हमारी कोई वार्मर लाइटर एयर, जो हमारी वार्मर लाइटर एयर होगी वो कहाँ जाएगी, कोल्डर डेंसर सराउंडिंग में। ठीक है, वार्मर लाइटर एयर जो है वो जाके मिलती है कोल्डर डेंसर सराउंडिंग में, तो फिर वहां पे जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा वो हो जाएगा हमारा कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो हमारे पास वो क्या है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन,
जो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होता है वो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन किसके थ्रू, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई भी टोपोग्राफिकल बैरियर आ गया बीच में, ठीक है, कोई भी टोपोग्राफिकल बैरियर, बैरियर का मतलब ये हो, जैसे मान लीजिए क्या है कि ये हमारा हिल है, ठीक है, कोई माउंटेन है, तो माउंटेन के इस तरफ का जो रीजन, तो ये जो हमारा है वो क्या बिहेव करेगा एज अ बैरियर, मतलब ये क्या है कि ये रेनफॉल को प्रॉपरली इस पूरे एरिया में होने से बाधित करेगा, रोकेगा उसको, ठीक है, तो ये जो है हमारा टोपोग्राफिकल बैरियर हो गया हिल, ठीक। अब इसकी तरफ क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर हमारी कोई वाटर बॉडी है माउंटेन के इस साइड में, एक साइड की बात हो रही है, तो सपोज अगर ये वाटर बॉडी है, तो इस वाटर बॉडी से क्या होगा, इवापोरेशन होगा, तो क्या होगा, जैसे ही सनलाइट पड़ेगी इस पे, तो यहाँ का जो पानी है, जो लिक्विड है, ये वेपर बनना शुरू हो जाएगा, तो वेपर बनेगा तो फिर कैसा होगा, वार्मर होगा, इस पर जैसे ही तुम आपका सनलाइट पड़ेगी, तो ये सनलाइट से क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो ये भाप बन के उड़ेगा, तो ये जो हमारी वार्मर लाइटर एयर है, ये जब ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है, जैसे ही ऊपर की तरफ उठेगी, तो जब एक सर्टेन एलिवेशन पे पहुंचेगा, मतलब कोई हायर एलिवेशन पे जैसे ही पहुंचेगा, एक ऊंचाई इसकी होगी हायर एलिवेशन पे, वहां पर जाके ये क्या होता है, उसको मिल जाता है क्या, ऊपर की तरफ कौन सा सराउंडिंग होता है, कोल्डर सराउंडिंग होता है, ठीक है, तो जब ये हमारी वार्मर लाइटर एयर है एक सर्टेन एलिवेशन को क्रॉस करेगा, एक ऊंचाई तक, एक लिमिटेड ऊंचाई के बाद जब ये पहुंचेगा हायर एलिवेशन पे, तो वहां पर जो हमारा कोल्डर डेंसर सराउंडिंग होगा उससे जाके मिलेगा, और फिर जो प्रेसिपिटेशन कॉज होगा वो हो जाएगा हमारा ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। लेकिन इसकी एक खास बात क्या है कि ये इस चीज में हमको ये देखना है कि बीच में हमारे पास एक टोपोग्राफिकल बैरियर है, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम माउंटेन के इस साइड की बात करें, तो इस साइड में ये सिचुएशन ऐसी ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी अगर हो सकता है कि इधर रेनफॉल हो रहा हो और इधर रेनफॉल ना भी हो, इसलिए जो इसको हम लोग नाम देते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर वाटर बॉडी है और जैसे ही हमारा सनलाइट पड़ा, तो सनलाइट पड़ने की वजह से होता क्या है कि ये जो है इवापोरेट ऊपर चढ़ेगा वार्मर लाइटर एयर, और एक रीजन के बाद, एक एलिवेशन के बाद जब ये ठंडी हवा से मिलेगा तो प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। लेकिन सेम सिचुएशन इधर हो सकता है कि ना हो, तो इसलिए इस एरिया को हम लोग बोलते हैं रेन शैडो, और इधर क्या है हमारा नॉर्मल प्रेसिपिटेशन हो रहा होता है। तो जो हमारा टोपोग्राफिकल बैरियर होता है, तो अक्सर हम लोग ऐसे जगहों पे देखते भी हैं, जैसे जो हमारा माउंटेनियस या हिली रीजन है, वहाँ पर क्या होता है, जो रेनफॉल होता है वो बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है और बहुत ही मतलब इनप्रिडिक्टिव होता है, बिल्कुल उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक तरफ बारिश हो रही होती है, दूसरी तरफ रेनफॉल हो सकता है कि ना हो रहा हो, ठीक है, तो ये बहुत ही अनसर्टेन सा रहता है। तो जो हमारा ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन है उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कहीं ना कहीं एक टोपोग्राफिकल बैरियर की वजह से जो रेन का बिहेवियर है रीजन वाइज वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। अब लास्ट में हमारे पास की प्रेसिपिटेशन ड्यू टू टर्बुलेंट एसिड, इसमें क्या है, जो हमारा टर्बुलेंट एसिड की वजह से प्रेसिपिटेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारे एयर मासेस होते हैं, वार्म एयर मासेस, वो ऊपर की तरफ उठेंगे, राइज होंगे, लेकिन ये राइज किस वजह से हो रहा है, किसी या तो जो हवा है वो बहुत ही टर्बुलेंट हवा है, टर्बुलेंट, और या फिर बहुत ही उसमें फ्रिक्शन है, तो ये कैसे पता चलेगा कि टर्बुलेंट हवा है, तो टर्बुलेंट का मतलब ये होता है कि डिस्टर्बेंस, ठीक है, अगर हवा में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा या फिर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा आएगा, तो जो हमारी एयर मासेस, यहाँ एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके का फोर्स्ड प्रेसिपिटेशन है, जहाँ पर एयर मासेस जो हैं वो फोर्स होकर एक दूसरे से मिलते हैं और उसकी वजह से कंडेंसेशन होगा और वापस से प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। तो उस तरीके का जो प्रेसिपिटेशन होगा उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन ड्यू टू टर्बुलेंट एक्सेंट, ठीक है। तो जो टर्बुलेंट एक्सेंट में क्या है, जो हमारी एयर होगी, जो हमारी विंड होगी, उस विंड में टर्बुलेंट और फ्रिक्शन जो होगा वो सफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन होगा और फिर अल्टीमेटली वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में एक बार फिर से देख लेते हैं कि साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन के दो पार्ट हैं, फ्रंटल एंड नॉन फ्रंटल, ठीक है।
फ्रंटल प्रेसिपिटेशन जब वार्मर एयर जो है वो हमारी कोल्डर एयर से जाके मिलती है, दो अलग अलग रीजन की एयर है, एक और दो अलग अलग बिहेवियर की भी एयर है, जैसे वार्म एंड मॉइस्ट बिहेवियर, और जो दूसरा जो हमारा एयर है वो किस बिहेवियर का है, कोल्ड बिहेवियर का, ठीक। और दोनों ऊपर गई, लिफ्ट हुई, दोनों जाके एक दूसरे से मिली, तो वो हो गया हमारा फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारी वार्मर एयर है वो स्टेशनरी है, वार्मर एयर जो है वो स्टेशनरी है, और कोल्डर एयर जो है वो आके उससे मिल रही है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा नॉन फ्रंटल। कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, जो हमारी वार्मर लाइटर एयर है वो जाके कहाँ मिलती है, कोल्डर डेंसर सराउंडिंग में। वार्मर लाइटर एयर जो है वो गई, और कोल्डर जो डेंसर सराउंडिंग है वो स्टेशनरी है, और वार्मर जो है वो मूवेबल है, ठीक है। तो जो वार्म लाइटर एयर है वो जाके किससे मिली, कोल्डर डेंसर सराउंडिंग में, वो जो हो जाएगा वो हमारा कन्वेक्टिव टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में हमने देखा कि जो हमारा टोपोग्राफिकल बैरियर होगा, उस टोपोग्राफिकल बैरियर की वजह से जो हमारा एक तरफ रेनफॉल का बिहेवियर बिल्कुल चेंज होगा और दूसरे साइड रेनफॉल का बिहेवियर बिल्कुल चेंज होगा। तो जैसे ही हमारा माउंटेन के एक साइड में देखेंगे, अगर वाटर बॉडी से जो वाटर है वो इवापोरेट हो रहा है, तो इवापोरेट होके एक जब वो एक किसी सर्टेन एलिवेशन को क्रॉस करेगा, एक हायर एलिवेशन पे, तो उस एलिवेशन को क्रॉस करते ही वो जाके किसी कोल्डर सराउंडिंग में मिल जाता है, और फिर उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है। तो वो जो प्रेसिपिटेशन होगा वो हो जाएगा हमारा ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। और लास्ट में है हमारा कि प्रेसिपिटेशन अगर किसी टर्बुलेंट एसेंट की वजह से हो रहा है, तो वो टर्बुलेंट एसेंट कैसा होगा, तो जो हमारा एयर होगा, उस एयर में विंड में जो हमारा टर्बुलेंट होगा, वो टर्बुलेंट और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, रेनफॉल होगा, अल्टीमेटली प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। तो वो जो प्रेसिपिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा, टर्बुलेंट एक्सेंट, ठीक। तो बेसिकली जो प्रेसिपिटेशन के हमारे पास 4 टाइप हैं, ठीक है। ये सब जो प्रेसिपिटेशन है वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग होता है, जैसे कहीं पे साइक्लोनिक हो रहा है, कहीं पे कन्वेक्टिव हो रहा है। तो ये पूरी तरीके से एक तरीके से देख सकते हैं कि जो हमारा प्रेसिपिटेशन है वो कहीं ना कहीं टोपोग्राफी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जैसा एरिया होगा वैसा ही जो प्रेसिपिटेशन का टाइप भी वैसा ही होगा। जैसे अगर हमारा कोई हिमालयन रीजन है, तो हिमालयन रीजन है, तो हिमालयन रीजन में क्या होगा, हमारे माउंटेन्स और हिल्स ज़्यादा होंगे, तो माउंटेन्स और हिल्स ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होगा वो ज़्यादातर क्या होगा, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है, ओरोग्राफिक होगा। इसी तरीके से अगर हम देख लें, कोई हम साउथ का रीजन ले लें, लाइक अगर हम मद्रास का रीजन ले लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे ओशियन जो है, ओशियन का पोर्शन ज़्यादा है, समुद्री इलाके ज़्यादा है, तो समुद्री इलाकों में विंड का इफेक्ट ज़्यादा आने की वजह से वहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होती है वो हमारे ये टर्बुलेंट एक्सेंट वाली होती है, ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्म्स ऑफ जो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है, ये टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एरिया पे, टोपोग्राफी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। So this is all about the precipitation. Next, we will study about the evaporation, right? So next is evaporation. Evaporation.
सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इवापोरेशन क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इवापोरेशन कौन सी प्रोसेस है? तो अभी हमने बताया था कि इवापोरेशन जो है उसमें क्या होता है कि जो लिक्विड है, मतलब एक फेज से दूसरे फेज में एयर जो है वो चेंज हो रहा है। कौन सा फेज है? लिक्विड से किसमें चेंज हो रहा है? गैसियस स्टेट में। ठीक, जैसे कि अगर किसी वाटर बॉडी पे सनलाइट पड़ेगा तो जो वाटर बॉडी है उसमें पानी होगा, तो पानी किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। और वो जब सनलाइट उसमें पड़ता है तो वो वेपर बन के उड़ने लगता है, और वेपर बन के क्या होता है? वो भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ता है। तो कौन से स्टेट में चेंज हो गया? वो गैसियस या फिर वेपर स्टेट में। ठीक है, तो इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस टू वेपर्स। ठीक है, लिक्विड चेंजेस टू वेपर्स, इस चीज को ध्यान में रखना है कि लिक्विड से चेंज हो रहा है किसमें? वेपर में या फिर गैसेस में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आता है हमारा वेपर प्रेशर। ठीक, जो हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक होता है हमारा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और दूसरा है हमारा एयर वेपर प्रेशर। ठीक, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होता है सैचुरेटेड और एयर का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इवापोरेशन के, रेट ऑफ इवापोरेशन के। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई भी सॉइल, जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारा सॉइल या फिर कोई लैंड है, उस लैंड में क्या होता है कि इनिशियली जब रेनफॉल होता है तो वो जो लैंड होती है, तो गर्मियों के बाद आप ऐसे सोचो कि जैसे ही रेनफॉल होना स्टार्ट होता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए कोई सीजन की पहली बारिश है, तो सबसे पहले उसके पहले क्या होता है? हमारा समर। तो समर में क्या होता है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जो हमारे सॉइल के वॉइड्स होते हैं वो वॉइड जो है वो कम्प्लीटली ड्राई कंडीशन में होते हैं, बिल्कुल ही ज़्यादा ड्राई होते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है? उस वॉइड में जो है हमारा एयर का जो कंटेंट होता है और जो हमारा लिक्विड का कंटेंट होता है, वाटर का कंटेंट, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो सैचुरेटेड का मतलब ये हुआ कि जो है पानी से भरा हुआ है। तो जैसे ही रेनफॉल होगा, तो सबसे पहले जब बारिश होती है, सीजन की पहली बारिश होगी, तो जो हमारा सॉइल जो है वो बिल्कुल ड्राइड कंडीशन में था, अब वो क्या हो जाएगा? उसके जो वॉइड्स होंगे, उस वॉइड्स में वाटर भरना शुरू हो जाएगा। तो जब वाटर भरेगा तो वो कौन सा स्टेट होगा? सैचुरेटेड स्टेट होगा। सैचुरेशन का मतलब ये है कि उसमें उसके जो वॉइड्स है उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक, उस सैचुरेटेड वाले में से अगर हम एयर वाले को माइनस कर दें तो जितना भी हमारा जो मॉइस्चर में कमी आएगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वही होगा हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो सबसे पहला जो है वो तो हमारा वेपर प्रेशर से इवापोरेशन अफेक्ट हो रहा है। वो वेपर प्रेशर किस चीज का है? सैचुरेशन वेपर प्रेशर और एयर वेपर प्रेशर के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो उससे जो हमारा वेपर प्रेशर से रेट ऑफ इवापोरेशन जो है इफेक्ट होगा। दूसरा है हमारा टेम्परेचर। तो हम जानते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इवापोरेशन प्रोसेस, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन होगा। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई भी एक वाटर बॉडी है या वाटर कंटेंट है, उसको अगर हम लोग लगातार हीट देंगे या कुछ अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो वहाँ पर इवापोरेशन जो है उतना ही ज़्यादा होगा। जितना गर्म होगा उतना ही ज़्यादा उसका इवापोरेशन होगा। ठीक, तो टेम्परेचर उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवापोरेशन, जितना कम टेम्परेचर उतना ही कम इवापोरेशन। ठीक है, थर्ड है कि विंड स्पीड। विंड स्पीड पे इवापोरेशन कैसे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले तो क्या है कि हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, ये इवापोरेशन और विंड स्पीड के बीच का ग्राफ है। ठीक है, तो जब हमारी विंड जो है वो फास्टर होती है, जब हवा बहुत तेज चलेगी, तो ऐसे में क्या होगा? एक सर्टेन लिमिट तक, जब तक कि जो हमारा फास्टर विंड है वो सारे जो वेपर्स होते हैं उन वेपर्स को जब तक वो रिमूव ना कर दे, तब तक तो इवापोरेशन की रेट बहुत ही ज़्यादा फास्टर होती है। ठीक, जो हमारे एक्सेस वेपर्स होते हैं उन वेपर्स को अगर रिमूव करना हो तो तब तक क्या होगा कि फास्टर विंड अगर चल रही है तो विंड की वजह से वहाँ पर इवापोरेशन बहुत तेजी से होगा। ठीक, लेकिन जैसे ही वो हमारे वेपर्स रिमूव हो जाते हैं एक टाइम के बाद, वैसे ही क्या होता है? इवापोरेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो ये इवापोरेशन कब तक होगा? जब तक हमारी विंड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज चलेगी और हमारे एयर में टर्बुलेंट है या एयर में वेपर है, तब तक तो वो उसका इवापोरेशन बहुत तेजी से करेगा। लेकिन जब वेपर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद से तो वो किस चीज़ का इवापोरेशन करेगा? वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सर्टेन लिमिट तक ही है विंड का। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है
एटमॉस्फेयर पे जो भी हमारे प्रेशर्स लग रहे होते हैं उसका क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो इवापोरेशन जो है वो ज़्यादा होगा, अगर प्रेशर हमारा ज़्यादा है तो इवापोरेशन जो है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्युबल सॉल्ट। तो जैसे मान लीजिए कि जो हमारा पानी अवेलेबल है, वो ज़्यादातर जो पानी अवेलेबल है हमारे पास वो क्या है, सॉल्टी है, सॉल्ट इन नेचर, ज़्यादातर सॉल्टी वाटर है। तो जो हमारा अगर वेपोराइजेशन का हम देखें और अगर हम इवापोरेशन के रेट को देखें तो इवापोरेशन का रेट जो है वो फ्रेश वाटर में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सॉल्टी वाटर, मतलब जितना ज़्यादा सॉल्टी वाटर होगा उतना ही कम उसका इवापोरेशन रेट होगा। ठीक, जितना कम सॉल्टी उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। तो डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी पे इवापोरेशन कैसे डिपेंड करता है। सपोज हम दो तरीके की वाटर बॉडी लेते हैं, एक वाटर बॉडी लेते हैं हम शैलो, यानी जिसकी डेप्थ जो है वो कम है, और दूसरा हम लेते हैं डीप, जिसकी जो डेप्थ है वो ज़्यादा है। ठीक, इसके अलावा हम एक सिचुएशन लेते हैं सपोज समर, और एक सिचुएशन लेते हैं सपोज विंटर। अब जैसे मान लीजिए कोई हमारी वाटर बॉडी जो है वो शैलो है, ठीक है, मतलब उसकी गहराई जो है वो कम है। ठीक, तो कम गहरा होने की वजह से जैसे ही उस पर समर का सीजन आएगा, जैसे ही मान लीजिए कि समर का सीजन है तो जो हीट होता है, जो हीट प्रोड्यूस होता है सन के द्वारा, तो वो क्या होती है, शैलो बॉडी को बहुत जल्दी पेनिट्रेट कर देता है। ठीक, तो उसकी डेप्थ अगर कम होगी तो जो हमारा हीट होगा वो हीट का ट्रांसमिशन उसमें बहुत तेजी से होगा, तो जो इवापोरेशन होगा वो शैलो में ज़्यादा होगा। ठीक है, शैलो में ज़्यादा होगा, किसमें, समर्स में। इसके ऑपोजिट अगर हम डीप वाटर बॉडी लेते हैं और विंटर की सिचुएशन लेते हैं, तो सपोज हमारा कोई डीप वाटर बॉडी जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, तो विंटर्स में क्या होता है, जो हमारे अगर ये बताइए कि शैलो है हमारा और समर है, तो समर सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवापोरेशन के लिए। अब जो हमारा विंटर की सिचुएशन होगी, विंटर में क्या होगा, हमारा हीट जो है वो कम प्रोड्यूस होगा, सन का जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है। ठीक है, तो जो हमारा कंपैरेटिवली सराउंडिंग का जो बिहेवियर होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो विंटर्स में अब जैसे मान लीजिए कोई डीप वाटर बॉडी है, तो जो हमारे जो वाटर बॉडी है उसका जो सराउंडिंग का एरिया है वो तो और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से जो हमारी डीप वाटर बॉडी होती है, तो जो नीचे का पानी होता है, तो जो हमारा ऊपर का लेयर होगा वो तो जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा, अगर आप ऊपर छूओगे तो वो जल्दी जल्दी ठंडा हो, जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे तो वो पानी जो होता है वो क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, बहुत जल्दी उनके बिहेवियर में चेंजिंग नहीं आता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर भी बहुत लो है, तो उसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत ही स्लोली होता है। ठीक है, तो जो डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी में अगर हम देखें तो जो शैलो वाटर बॉडी होती है वो शैलो वाटर बॉडी समर में ज़्यादा इवापोरेट होती है, और डीप वाटर बॉडी जो है वो विंटर्स में ज़्यादा इवापोरेट होती है। ठीक है, बाकी अगर हम एरिया वाइज देखें तो जितना ज़्यादा एक्सपोज्ड एरिया जो है वो सन के कांटेक्ट में आएगा उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि एरिया और सरफेस एरिया पे ये कैसे डिपेंड करेगा, तो हम तीन तरीके का स्ट्रक्चर ले रहे हैं। एक है फ्लैट, ये ABC, तीन तरीके का वाटर बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो जितना ज़्यादा एरिया जो है, एरिया जो मैक्सिमम सन के कांटेक्ट में आएगा, जो एक्सपोज एरिया होगा, ठीक है, तो जो हमारा एक्सपोज मैक्सिमम एक्सपोज एरिया होगा वहाँ से इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक, तो अगर हम ABC तीनों में देखें तो जो जिसमें एरिया भी ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया क्या हो, एक्सपोज में हो, किसके, सन के। ठीक है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसका जो मैक्सिमम एरिया जो है वो बिल्कुल एक्सपोज है, तो इस वाले से क्या होगा, इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू A एंड B। ठीक है, तो एरिया और सरफेस एरिया पे ये कैसे डिपेंड करेगा, जिनका जो
सरफेस एरिया होगा, वो सरफेस एरिया सन के कांटेक्ट में या एक्सपोज एरिया में आएगा, तो वो हो जाएगा हमारा इवापोरेशन, वहां से जो है वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट जो है वो हम ये देखेंगे कि इवापोरेशन को अगर हमें फाइंड आउट करना हो न्यूमेरिकली कि इवापोरेशन कितना हो रहा है, उसको देखना है। इवापोरेशन को फाइंड आउट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है हमारा एक क्लास ए पैन, और दूसरा है ISI इवापोरेशन पैन। ISI इवापोरेशन पैन, दो तरीके का पैन है, क्लास ए पैन और दूसरा है हमारा ISI इवापोरेशन पैन। जो क्लास ए पैन है, वो क्लास ए पैन जो है वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, और ये जो ISI है ये इंडियन इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो हमारा क्लास ए इवापोरेशन पैन है, ये हमारा स्टैंडर्ड इवापोरेशन पैन है, ठीक है, स्टैंडर्ड इवापोरेशन पैन है हमारा क्लास ए पैन, ठीक। इसी क्लास ए पैन पे कुछ हल्का मॉडिफिकेशन करके ISI इवापोरेशन पैन को बनाया गया, ठीक। जो हमारा क्लास ए पैन है, उस क्लास ए पैन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका जो डाया होता है उस पैन का जो डाया होगा वो 1210 mm का है, और जो डेप्थ है उस पैन की 255 mm की, ठीक है। उसमें क्या होगा, रेनफॉल जब भी होगा तो उसमें रेनफॉल जाके रिकॉर्ड होगा, और वो रेनफॉल जब वापस से इवापोरेट होता है तो हम देखते हैं कि उस पैन से कितना पानी जो है वो इवापोरेट होगा, ठीक। इसको जो हम लोग नापते हैं इवापोरेशन को, उसको नापते हैं हम लोग mm/day, यानी कि एक दिन में कितना mm का इवापोरेशन हुआ है। तो उस पैन में जितना भी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेटेड वाटर होगा उसको पहले ही से हम लोग एस्टिमेट करके रखते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन है, और फिर जब 24 आवर उसका बीत जाता है तो उस 24 आवर के बाद हम लोग ये देखते हैं कि कितना जो है उसमें से लॉस हो गया है पानी, ठीक है। तो ये जब हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे अल्टीमेटली, तो उसका जो यूनिट हो जाएगा वो mm/day हो जाएगा, मतलब एक दिन में कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो लॉस होगा, ठीक। तो इसका हमको डाया याद रखना है कि इसका डाया होता है 1210 और डेप्थ होती है 255 mm। अब एक चीज़ और है कि जो हमारा पैन होता है वो पैन हमारा बिल्कुल ही सराउंडिंग जो होता है वो बिल्कुल ओपन एरिया में होता है, ठीक है। तो ओपन एरिया में होने की वजह से वो बिल्कुल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है और उसमें वाटर भी भरा है। तो जो हम लोग मेटल यूज़ करते हैं क्लास ए पैन को बनाने के लिए, उस मेटल का नाम है मोनाल मेटल, ठीक है। मोनाल मेटल का यूज़ करके हम लोग उस पैन को बनाते हैं। मोनाल मेटल क्या है? मोनाल मेटल जो है वो हमारा है अलॉय ऑफ निकल एंड कॉपर। निकल एंड कॉपर का एक अलॉय, इसको मिक्स करके जो मेटल बनता है उसको बोलते हैं मोनाल मेटल। क्योंकि वाटर का होने की वजह से उसमें जो कोरोजन है वो कोरोजन भी होने लगता है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोनाल मेटल का यूज़ करके उसको बनाते हैं, ठीक है। क्लास ए पैन जो है वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया पैन है, एक स्टैंडर्ड पैन है, और उसी पे जब हमने कोई मॉडिफिकेशन करके बनाया था ISI पैन, तो ISI पैन में आप देखो जैसे कि डाया जो है, इसका डाया जो है वो 1210 mm है, ISI का जो डाया है वो कितना है 1220 mm, और डेप्थ जो है वो उतनी ही है 255 mm। इसमें जो एडिशनल चीज़ें लाई गई थी, जैसे इसमें थिकनेस को डिफाइन किया गया कि जो हम पैन बनाएंगे उस पैन की थिकनेस उसने 0.9 mm की बता रखी थी कि 0.9 mm का थिकनेस हम पैन को देंगे, ठीक।
उसके अलावा जो मेटल का यूज करके इसको बनाया गया वो था हमारा कॉपर मेटल को यूज करके ISI पैन को बनाया गया। तो जो हमारा ISI पैन है, उस ISI पैन में क्या करेंगे, तो जो पैन कॉपर का बना हुआ है जिसकी डाया कितनी है 1220 और उसका डेप्थ कितना रखा है 255 mm। तो जो हमारा फॉल ऑफ मॉइस्चर, जो हमारा प्रेसिपिटेशन आया और प्रेसिपिटेशन आके उसमें इकट्ठा हो गया हमारा प्रेसिपिटेटेड वाटर, रेन वाटर, तो वो जब आके इकट्ठा हो गया तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि 24 घंटे के बाद हम देखेंगे कि कितना मॉइस्चर जो है लॉस हो गया, वही हमारा अमाउंट ऑफ एवापोरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो लॉस हम निकालते हैं, अब क्या करते हैं, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक हेक्सागोनल वायर की मेसिंग लगा देते हैं। मतलब जो हमारा टॉप का एरिया होता है, जो टॉप को हम लोग क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। किससे? एक वायर नेटिंग से उसको कवर कर देंगे। अब कवर क्यों करते हैं? कवर करने के पीछे रीज़न ये है कि जो भी हमारे कैटल्स हैं या कोई बर्ड है, क्योंकि जो हमारा अमाउंट है मेजरमेंट का जो कि बहुत ही कम है, तो उसमें ज़रा सा भी अगर पानी का लॉस होगा तो वो हमारा इवापोरेशन में अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे बर्ड्स होते हैं, तो डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए, या फिर ऐसा ना हो कि बर्ड्स या फिर कैटल्स आकर उसमें से पानी पी ले, तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हेक्सागोनल वायर मेश की जो नेटिंग होती है उसको हम लोग टॉप पे उसको कवर करते हैं, ताकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हो वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ उस वैल्यू को रिकॉर्ड कर सके। ठीक है, तो ये हमारे दो तरीके के पैन हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, इवापोरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, इवापोरेशन निकालने के हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड भी हैं, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक मेयर का फॉर्मूला है, मेयर के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, डॉल्टन मेयर का फॉर्मूला है, उससे भी हम लोग इवापोरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला अभी इसी इवापोरेशन पैन का फॉर्मूला है, उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ इवापोरेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर हमें इवापोरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सपोज अगर हमें इवापोरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो इवापोरेशन की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमको कोई एक वाटर बॉडी है, सपोज कोई लेक है, उस लेक का इवापोरेशन हमें निकालना है, तो कैसे हम पैन से जो हम इवापोरेशन निकाल रहे हैं उसको हम लेक के इवापोरेशन से कैसे कंपैरिजन करके लेक का इवापोरेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने जो पैन का इवापोरेशन निकाला है, तो जहाँ पर भी हम लोग पैन को इंस्टॉल करेंगे उसी एरिया का वो इवापोरेशन बता पाएगा। तो अगर हमको किसी एक वाटर बॉडी से जानना है कि सपोज एक लेक है और उस लेक का हमको इवापोरेशन जानना है कि इस लेक में एक मंथ में या एक वीक में या पर डे में कितना इवापोरेशन हुआ, तो हमारे पास कोई लेक या किसी रिवर का इवेपोरेशन निकालने का कोई तरीका नहीं है। तो जो हमारे पास क्लास ए इवेपोरेशन पैन और ISI इवेपोरेशन पैन के हेल्प से हमें जो एक अभी फॉर्मूला हम बताएंगे, उसमें होता क्या है कि लेक इवेपोरेशन निकालने के लिए पैन इवेपोरेशन को एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो कोएफिशिएंट शैलो वाटर बॉडी और डीप वाटर बॉडी के लिए कांस्टेंट जो है वो CP, हम उससे CP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें हम लोग जब पैन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे पैन इवेपोरेशन में, तो हमें एक लेक इवेपोरेशन की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो लेक इवेपोरेशन, अब ये डिपेंड करेगा कि जिसका भी हम लोग इवेपोरेशन निकाल रहे हैं वो इवेपोरेशन हमारा डीप है या फिर शैलो है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है निकालने का, फॉर्मूला है हमारे पास लेक इवेपोरेशन is equals to CP into pan evaporation, CP into pan evaporation, राइट। यही फॉर्मूला है हमारे पास लेक इवेपोरेशन को निकालने के लिए। ठीक है, जो CP है वहां पे CP क्या है, पैन कोएफिशिएंट, पैन कोएफिशिएंट। अब CP की जो वैल्यू है वो हमारी CP की जो वैल्यू है वो 0.7 और 0.8, तो 0.7 है ये क्लास A पैन के लिए और 0.8 है ये ISI पैन के लिए। ठीक है, तो अगर हमें पैन इवेपोरेशन सपोज अगर दिया हुआ है, पैन इवेपोरेशन में हम लोग क्या करेंगे, पैन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें जो अल्टीमेटली वैल्यू मिल जाएगी वो किसकी मिलेगी, लेक इवेपोरेशन की। ठीक है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट सेट होता है हमारे पास वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही सेट होता है।
तो अब हम उस एरिया की हेल्प से अगर हमें किसी एक बड़ी वाटर बॉडी का अगर हमको इवापोरेशन निकालना है तो वो हम लोग उसमें करेंगे क्या, पैन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। और जिस भी मेथड से हमें निकालना हो, सपोज अगर हमें क्लास ए पैन से निकालना है तो जो पैन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू हमें रखनी है 0.7, और अगर हम ISI पैन से निकाल रहे हैं तो हमें जो पैन कोएफिशिएंट की वैल्यू रखनी है वो रखनी है 0.8। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें लेक इवापोरेशन की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ठीक, इसके अलावा ये जो हमारे पास इवापोरेशन फाइंड आउट करने का तरीका है, एम्पिरिकल मेथड। एम्पिरिकल मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, तो एम्पिरिकल मेथड में क्या है, फॉर्मूले में हमें वैल्यू को पुट करके इवापोरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो हमारा मेथड है वो किस पे मेथड बेस्ड है, हमारा डाल्टन्स लॉ एंड मेयर्स फॉर्मूला। डाल्टन लॉ पे बेस्ड है और मेयर के फॉर्मूले, हमारे पास एक फॉर्मूला है इवेपोरेशन को निकालने का। फॉर्मूला हमारे पास E इज इक्वल टू KM EW माइनस EA 1 प्लस B9/60। अगर हमें एम्पिरिकल मेथड से अगर हमको इवापोरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है इवापोरेशन का फॉर्मूला है Km इंटू EW माइनस EA इन ब्रैकेट 1 प्लस B9/60। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। ठीक, अब इस मेयर्स इक्वेशन से हम लोग कैसे वैल्यूज को पुट करेंगे और कौन कौन सी वैल्यूज हमें गिवन होगी, किस फॉर्म में गिवन होगा और कैसे हमको इवापोरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। जो E है हमारा वो क्या है, यही हमें इवापोरेशन की वैल्यू को निकालनी है, उसी को E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो E जो है वो क्या है, रेट ऑफ इवापोरेशन। और ये जो रेट ऑफ इवापोरेशन हम मेजर करेंगे वो किस टर्म में मेजर करेंगे, mm पर डे में, मतलब एक दिन में कितना mm जो वाटर है वो इवापोरेट हो गया। ठीक है, तो ये जो होगा E वो होगा हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन इन mm पर डे। ठीक, इसी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आ रहा है हमारा Km। Km क्या है, तो Km जो है वो हमारा एक तरीके का कांस्टेंट है। ठीक, Km जो है वो कांस्टेंट है और वो किस पे डिपेंड करता है, वाटर बॉडी पे। ठीक है,
तो जो जिस भी तरीके की हमारी वाटर बॉडी होगी वैसी ये वैल्यू हमारी Km की होगी। तो अगर हमारा वाटर बॉडी जो है वो डीप है या फिर वाटर बॉडी शैलो है, तो अगर डीप वाटर बॉडी है तो Km की वैल्यू हम रखेंगे 0.36, और अगर हमारी वाटर बॉडी जो है वो शैलो है तो उसका जो वैल्यू रखेंगे वो 0.5 रखेंगे। ठीक है, तो जब हमें क्वेश्चन दिया रहेगा तो उस क्वेश्चन में हमको ये मेंशन होगा कि जो वाटर बॉडी है वो डीप है या वाटर बॉडी जो है वो शैलो है। तो इस वैल्यू को हमको याद रखना पड़ेगा कि डीप के लिए जो हमारी Km की वैल्यू है वो 0.36 है और शैलो के लिए जो हमारी Km की वैल्यू है वो हमारी 0.5 है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा Km जो कि है हमारा क्या कांस्टेंट। ठीक, तो ये जो हमें है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी होगी कि 0.36 है और 0.5 है, बट डीप और शैलो के टर्म में ये वैल्यू जो है वो गिवन होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा EW। EW क्या है? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर जो है वो हम उसको रिकॉर्ड किस में करते हैं? mm/Hg में उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर को रिकॉर्ड करेंगे mm/Hg में, और ये जो वैल्यू है हमको क्वेश्चन में मैक्सिमम ये वैल्यू हमेशा दी रहती है कि कितना सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है। ठीक, नेक्स्ट हमारा EA जो है वो एयर वेपर प्रेशर है। तो कई बार EA क्या होता है कि हमको डायरेक्टली गिवन होता है, कई बार हमको डायरेक्टली गिवन नहीं होगा EA की वैल्यू, लेकिन हमको किसी ना किसी फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे बोलेगा कि 10% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी या 20% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के फॉर्म में ये अक्सर दिया रहता है। तो अगर बोलेगा कि 20% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि 20% हमें निकाल लेना है किसका? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इससे रिलेटेबल कौन सा है? सैचुरेटेड। तो जो भी हमारा सैचुरेटेड की वैल्यू अगर मान लो 18 दी है तो इस 18 का हम लोग 20% निकाल लेंगे, वही जो वैल्यू होगी हमारी वही एयर वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है वो हमको डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्ट फॉर्म में दी रहती है। ठीक, उसके बाद से आ जाते हैं हम V9। अब देखते हैं कि V9 क्या है। तो V9 जो है वो हमारा मीन मंथली विंड वेलोसिटी है। ठीक, V9 इज मीन मंथली विंड वेलोसिटी। तो जो ये हमारा Km हो गया या EW हो गया या EA हो गया, ये तो कोई बहुत बड़ा हेडक नहीं है। क्वेश्चन में हमको जो भी दिया रहेगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में दिया रहेगा और उसकी वैल्यू को हम लोग इजीली वहाँ से निकाल के रख सकते हैं। लेकिन जो हमको मेन चीज़ पे फोकस करना है वो V9 की वैल्यू पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि जो V9 की वैल्यू है वो हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा कि V9 जो है, V9 रिप्रेजेंट क्या करता है? सबसे पहले V तो रिप्रेजेंट करता है हमारा मीन मंथली विंड वेलोसिटी को, लेकिन 9 क्या रिप्रेजेंट करता है? 9 ये रिप्रेजेंट करता है कि ये ग्राउंड सरफेस से 9 मीटर की हाइट पर जो विंड वेलोसिटी को मेजर किया गया है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V9। ठीक, तो 9 जो है वो हमारा बताता है कि 9 मीटर अबव है इससे, ग्राउंड सरफेस से। अगर यही वैल्यू अगर मैं ऐसे दी हो कि V3, तो V3 का मतलब ये हो गया कि 3 मीटर की हाइट पे जितना विंड वेलोसिटी मेजर होगा। ठीक है, अगर दिया हुआ है V5 यानी कि 5 मीटर की हाइट पे जितना विंड वेलोसिटी होगा, तो ये जो 9 जो हमें सफिक्स में दिया हुआ है वो हमको हाइट बताता है कहाँ से? ग्राउंड सरफेस से। ठीक है, ग्राउंड सरफेस से हाइट को बता रहा है, और जो V है हमारा वो क्या है? मीन मंथली विंड वेलोसिटी। V इज मीन मंथली विंड वेलोसिटी। तो कई बार क्या होता है कि हमको V9 एक्चुअली में जब हम न्यूमेरिकल लगा रहे होते हैं तो हमको V9 ही चाहिए, इसके ऑल्टरनेटिव में V1 और V3 और V5 कुछ भी दिया रहेगा वो हमें नहीं रखना है, हमें क्या रखना है? V9। लेकिन होता क्या है कि कई बार हमको V9 की वैल्यू एग्जैक्टली गिवन नहीं होती है, हमको उसके कंपैरिजन में कोई वैल्यू दिया रहेगा कि 5 मीटर की हाइट पे विंड की जो स्पीड है वो इतनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से हम लोग V9 की वैल्यू को रिलेट करके निकालते हैं। तो अब हम वहाँ से वैल्यू को अगर हमें रिलेट करना हो, अगर आपको डायरेक्टली V9 की वैल्यू दिया हुआ है तो दिस इज वेल एंड गुड, आप डायरेक्टली पुट करके वैल्यू को निकाल सकते हैं इवापोरेशन का। लेकिन अगर हमको डायरेक्टली गिवन नहीं है और उसके रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू दे रखी है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है हमारा VH इज इक्वल टू C इंटू H टू द पावर 1/7। ये जो हमें हमारा जो विंड वेलोसिटी है वो 1/7 पावर लॉ को ये जो है फॉलो करती है। तो ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है VH इज इक्वल टू C इंटू H टू द पावर 1/7। अब इसमें हमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमें V9 की वैल्यू चाहिए और कंपेरेटिवली हमको V1 की वैल्यू दे रखा है, तो हमको क्वेश्चन में यहाँ पर V1 निकालेंगे, C जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर H की जगह पे हमें क्या रखना है?
1 मीटर की हाइट पे विंड की वेलोसिटी यानी कि 1 मीटर की हाइट पे तो 1/7 रख देंगे। अगर क्वेश्चन में हमको v1 ना देके v3 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे v3 इज इक्वल टू c इंटू एच कितना है हमारे पास 3 मीटर की हाइट पे तो 3 टू द पावर 1/7। अब हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करके हम लोग वैल्यू को कंपैरिजन करके v9 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उस v9 की वैल्यू को लाके इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, तो जो इसका न्यूमेरिकल है उसको हम लोग कल देखेंगे। इस फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना है और बाकी का न्यूमेरिकल जो है कल